तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, जिस समय इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ ना, उस समय प्यारे बच्चों देखो सुबह के 8 बज चुके हैं। और प्यारे बच्चों देखो सुबह के 8 बजे पूरा का पूरा आपका एकदम असली वाला पेपर आज होने वाला आपका आ चुका है। अगर प्यारे बच्चों आप भी आज के पेपर में 100% अंक लाना चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि पूरे आपके 80 में से 80 अंक आ जाए, तो इसके लिए प्यारे बच्चों आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख कर जाना। क्योंकि देखो आज मैं आपको जैसा पेपर बताने वाला हूँ ना, 100% वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का आपका ये अर्थशास्त्र विषय का पेपर है, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 80 अंकों का होगा। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में देखो यहाँ से हम इन क्वेश्चन के आंसर को पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग क्या होगी प्यारे बच्चों। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बढ़ती है। कॉफी के मूल्य में प्यारे बच्चों वृद्धि हो जाएगी तो चाय की मांग क्या होगी प्यारे बच्चों, देखो बढ़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, इसमें से अगर देखा जाए ना तो कार तथा पेट्रोल प्यारे बच्चों देखो पूरक वस्तु होगी, जो कि कहाँ पर लिखी है, ये लिखी है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है अधिकतम उत्पादन, आर्थिक स्वतंत्रता, लाभ कमाना या अधिकतम लोक कल्याण। तो देखो द नंबर का प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा उपयोगिता की माप की जा सकती है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, उपयोगिता की जो माप होती है ना, काय के द्वारा, मुद्रा के द्वारा प्यारे बच्चों देखो इसे मापा जाता है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। देख सकते हैं बच्चों, ये जो क्वेश्चन दे रखा ना 5वें नंबर का, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता होती है। देख सकते हैं बच्चों, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता का प्यार बच्चों देखो क्या होता है। तो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देखना है। देख सकते हैं बच्चों, कुल उपयोगिता का क्या होता है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उस समय पर बच्चों देखो कुल उपयोगिता स्थिर रहती है। ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति बता देता हूँ। देख सकते हो पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, अल्पकालीन उत्पादन फलन को प्यारे बच्चों देखो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं। क्या लिखोगे यहाँ पर प्यारे बच्चों, आपको केवल परिवर्तन और उसके बाद में शील अनुपात का नियम भी लिखकर आना था। और अब अगला क्वेश्चन, पैमाने के प्रतिफलों का संबंध काल की अवधि से है। देख सकते हो बच्चों, पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घ काल की अवधि से है। तो देखो यहाँ क्या लिखोगे, दीर्घ काल की अवधि से है। और अब अगला क्वेश्चन, दीर्घ काल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या लिख देना है, परिवर्तित किए जा सकते हैं। और ये जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन दे रखा आपका, इसका राइट आंसर आपका पूछा है का अर्थ पूर्ति की लोच पूर्णतया बेलोचदार है। पूर्ति की लोच प्यारे बच्चों देखो क्या है, यहाँ से आपको लिखना है पूर्णता बेलोचदार। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से लिख दे, पूर्णतया बेलोचदार प्यारे बच्चों ऐसी स्थिति में पूर्ति की लोच होती है। औसत लागत वक्र का आकार अक्षर जैसा होता है। औसत लागत वक्र का आकार प्यारे बच्चों देखो यू आकार के जैसा होता है। लागत फलन में लागत उत्पादन का फलन होती है। देख सकते पर जो लागत फलन में लागत उत्पादन का फलन होती है, लागत फलन में लागत उत्पादन का फलन होती है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों देखो, इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या लिख कर आना होगा, लागत फलन में लागत फलन में लागत कुल उत्पादन का फलन होती है। तो देखो यहाँ से आपको कुल लिख कर आना होगा। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में सत्य असत्य पूछे गए हैं। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉर्ज मेनार्ड कीन्स का जन्म 1993 में हुआ। पहला जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है ना, ये पूरी तरह से आपका क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है ना। इसे प्यारे बच्चों आप लोग असत्य कर लें। जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है। जीएनपी प्यारे बच्चों देखो एक राष्ट्रीय अवधारणा है, बिल्कुल सत्य होगा। निवल निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। तो देखो ये जो क्वेश्चन पूछा ना, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य हो जाएगा। अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः बेरोजगार होती है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत निर्धारित करती है। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, ये वाला क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा। बाजार कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। तो ऐसा आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख कर जाना। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछी जाएगी। एनडीपी की जोड़ी के दौरान प्यारे बच्चों आपको कर लेना है किससे,
देखो एनडीपी की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी बी नंबर से मिल जाएगी, शुद्ध घरेलू उत्पाद से, ठीक है। और उसके बाद में देखो एनएनपी की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी मिल जाएगी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से, जो कि प्यारे बच्चों देखो आपका ये लिखा है। और केंद्रीय बैंक की जोड़ी के अनुमान प्यारे बच्चों आपका किससे हो जाएगा, आरबीआई से, जो कि प्यारे बच्चों देख सकते हो ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंक की जोड़ी के अनुमान प्यारे बच्चों आपका किससे हो जाएगा, एसबीआई से, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, टिकाऊ वस्तु प्यारे बच्चों देखो आपकी क्या होगी, टिकाऊ वस्तु प्यारे बच्चों आपकी आ जाएगी रेफ्रिजरेटर, जो कि प्यारे बच्चों ये लिखा है, ठीक है। और प्रवाह की जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा, ई नंबर की क्वेश्चन इससे प्यारे बच्चों आपका इससे जोड़ के अनुमान हो जाएगा इससे। और विनिमय वस्तु विनिमय की कठिनाई तो देख सकते हो बच्चों दोहरे संयोग का अभाव। तो ऐसे आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लोगे। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा एमपीसी का पूरा नाम लिखिए, देख सकते हैं बच्चों एमपीसी का पूरा नाम होगा सीमांत बचत प्रवृत्ति। क्या लिखोगे, सीमांत, उसके बाद में देखो यहाँ पर लिखोगे बचत, और उसके बाद में प्रवृत्ति, ठीक है। तो इसका उत्तर प्यारे बच्चों ये आ जाएगा। उपभोग फलन क्या होता है, देख सकते हैं बच्चों आय और उपभोग के बीच के कार्यात्मक संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो देखो यहाँ से आप लोग देख कर लिख दे, ये लिखा है, देख लीजिएगा, आय और उपभोग के बीच के कार्यात्मक संबंध को उपभोग फलन कहते हैं, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। औसत उपभोग प्रवृत्ति प्यारे बच्चों देखो क्या है, तो देखो कुल बचत और कुल आय का अनुपात, इसे हम कहते हैं, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन जीएसटी क्या है, देखो प्यारे बच्चों क्या लिखा है, ये वस्तु एवं सेवा करे जो अप्रत्यक्ष करे, ठीक है। इस क्वेश्चन के उत्तर को पूरा का पूरा देख ले यहाँ से, याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, अदायगी संतुलन में कौन सी मदें शामिल की जाती है। देख सकते बच्चों इसमें दृश्य मदें, अदृश्य मदें, सेवागत, पूंजीगत आदि सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, व्यापार शेष में कौन सी मदें शामिल होती है। तो देख सकते बच्चों इसमें केवल दृश्य मदों का आयात निर्यात शामिल होता है। इस प्रकार से आप लोग देख कर लिख दे। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। अब इसके बाद में जो बाकी क्वेश्चन रह रहे हैं, इन क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा पढ़ लेना। इसी प्रकार से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लें, पूरा का पूरा A to Z यहाँ तक के क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखे दोहरे गणना की अभाव। तो देखो इस प्रकार से पूरा का पूरा आप लोग इसको पढ़ कर जाना। तो यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर आपको ये दे रखा है, प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये दे रखा है। इस प्रकार से देखते चले आप लोग। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, 11वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, 12वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो 13वें क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, 14वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, 15वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो 16वें क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों ये दे रखा है, 17वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो 18वें क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, 19वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी देख ले आप लोग और पूरा का पूरा समझ ले। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन 21वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, 22वें क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, और 23वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, ठीक है। ऐसे आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से नहीं छूटेगा, अगर आपने इन सभी के सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे प्रकार से याद कर लिया तो, ठीक है। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।